तो आइए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के साथ। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एनेंटियोमर्स आर पॉसिबल इन क्लोरोपिप्रिडीन, अ क्लोरीनेटेड 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो समझो थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले ये एक अच्छे लेवल का सवाल है, इसको आप स्टार लगा लो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लोरोपिप्रिडीन के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंट भी दे दिया थोड़ा सा। अगर आप समझ चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे फिर भी चलो मैं इस सवाल को समझाता हूँ कैसे होगा। आपको यहाँ पर पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स बताने हैं। ये सवाल को वैसे बदल भी सकता है अलग तरीके से कि बताइए कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस तरह से सवाल को बदल सकता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लोरोपिप्रिडीन के बारे में बातें कर लेता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर क्लोरोपिप्रिडीन की बात करता हूँ तो ये जो होता है ये आपके पास इस तरीके से पिप्रिडीन होता है। अब क्लोरोपिप्रिडीन है मतलब मुझे यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहले इसकी बात कर ली जाए। एक तो आपके पास जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है वो कुछ ऐसी हो सकती है, NH यहाँ पर इस जगह क्लोरीन आ जाए, क्योंकि ये दोनों पोजीशन कैसी हैं, इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। तो फर्स्ट तो आपके पास ये कंपाउंड आ गया। दूसरी आपके पास जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो कुछ ऐसी हो सकती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे और यहाँ पर आपके पास ये आ जाए, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों इक्विवेलेंट हैं। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो आप एकदम अच्छे से समझ चुके हो, ये कुछ ऐसी हो सकती है, ऐसी यहाँ पर Cl आ जाए और यहाँ पर कुछ ऐसा सा हो जाए। बोलिए समझ में आया? ये तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्लोरोपिप्रिडीन को लेकर बन सकती है, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सी है। इसको अगर मैं कहूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ 2 क्लोरोपिप्रिडीन, इसको मैं कह सकता हूँ 3 क्लोरोपिप्रिडीन और इसको मैं कह सकता हूँ 4 क्लोरोपिप्रिडीन, है ना? क्योंकि ये नंबरिंग होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, फिर ये 5 और ये 6। सेकंड के साथ 6 और थर्ड के साथ 5 इक्विवेलेंट है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज किया जाए कि आखिरकार क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इसकी मिरर इमेज कैसे बन के आएगी? यहाँ पर H, यहाँ पर N स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर H, यहाँ पर N और यहाँ पर कुछ ऐसे 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 और यहाँ पर क्या रहेगा, आपके पास Cl ही रहेगा। ठीक है, मैं इन सब की सबसे पहले मिरर इमेज बना लेता हूँ। इसकी भी अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूँ तो इसकी मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, यहाँ पर कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर NH ऐसे 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 और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास Cl। और फाइनली अगर मैं इसकी भी मिरर इमेज बनाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पर H, यहाँ पर N ऐसे 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 और यहाँ पर आ जाएगा Cl। अब बात को समझना, जब मैं पहले पेयर को देखूंगा क्या आपके पास ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर है, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। तो इसके लिए आप चेक कर लो, क्या इसमें कायरल सेंटर है? तो बोलोगे हाँ जी सर कायरल सेंटर है। क्या इसमें कोई POS COS वाला कॉन्सेप्ट है क्या? तो आप बोलोगे सर इसमें कोई POS COS नहीं है। तो हम बोलेंगे यहां से हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनके तैयार हो गया है। ये दोनों ही एक पेयर बना रहे हैं, ये है फर्स्ट पेयर ऑफ एनेंटियोमर और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो देखो यहां पर कायरल सेंटर, यहां पर कायरल सेंटर और क्या इसमें POS COS है? सर नहीं है। तो यहां से आपके पास सेकेंड पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनके तैयार हो चुका है। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहां देखूंगा तो ऐसे आप जल्दबाजी में सर ये भी देखो कायरल सेंटर है, सर ये भी देखो कायरल सेंटर है, मान लिया। आप बोलोगे क्या ये भी आपके पास बन जाएगा? तो सुनो, यहां से आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी और जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा तो ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड कहलाएगा। जब यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा तो ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड कहलाएगा, ना कि एनेंटियोमर कहलाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो इसकी तो फिर बात ही यहां पर नहीं हो रही एक तरीके से। तो मेरे हिसाब से जो यहां पर आंसर आएगा क्लोरोपिप्रिडीन के केस में कितने पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स हैं, तो वो 2 पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर है भी नहीं है। तो जो मेरी तरफ से आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लेवल का सवाल था, ऐसे सवाल मतलब आपको एग्जाम में करने हैं क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं था जो आपको पहले नहीं पढ़ाया गया था। तो अब अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो वो सवाल क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो देखो सबसे पहले इसको पकड़ो आप, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो साइक्लोहेक्सेनॉल में मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बना लो और यहां पर लगा दो OH, तो ये हो गया आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल। और अगर ये पोजीशन 1 है तो इसके बगल में ये 2 होगी, तो इस पे मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल। क्या इसकी तरह आपको कोई नजर आ रहा है? अगर इसकी तरह कोई नजर आ रहा है तो वही आंसर होगा। ये हो नहीं सकता, बेंजीन है यहां पर, ये हो जाएगा। यहां पर ये भी नहीं हो सकता और यहां पर ये भी नहीं हो सकता। तो बहुत सिंपल है, कभी कभी नाम आपसे डायरेक्ट आइपेक नेम ना पूछकर उल्टे तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है, और वो ये तरीका है पूछने का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगर, तो वो क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आपको यहां पर सॉल्युबिलिटी बतानी है हाईएस्ट, किसमें, वाटर में। तो देखो मैं आपको यहां पर एक हिंट देना चाहता हूं, जब भी आपसे सॉल्युबिलिटी की बात आए तो आपके दिमाग में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलनी चाहिए। क्लियर एकदम अच्छे से। और जो जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा समझ जाइएगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी पानी में बहुत जबरदस्त रही होगी। तो देखो इस वाले केस में यहां पर NO2 और OH ये दोनों आपस में बना लेंगे, तो यहां पर ये जो OH होगा नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, नॉट अवेलेबल फॉर H बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। क्यों सर? अरे भाई सॉल्युबिलिटी की जब बात कर रहे हो तो पानी में बात करोगे, तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो जबरदस्त सॉल्युबिलिटी दिखाएगा वही चीज तो समझनी है आपको। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं सेकंड वाले की, तो यहां पर NO2 और OH करके है कहानी। तो बताओ यहां पर तो एक तरीके से ये मेटा हो गया और ये हो गया आपका पैरा वाला पार्ट। देखो यहां पर जो OH है इस वाले केस में ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में आपके पास यहां पर एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी मॉलिक्यूल के बीच में। तो यहां पर जो ये OH ग्रुप है ये फ्री है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो यहां पर एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपके पास ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों यहां पर आंसर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा ये सवाल हल्का सा याद रखने वाला भी है इस वाले केस में कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो सभी नाइट्रोफिनॉल्स में से ज्यादा क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल। यार ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है। कायरल तो कहीं ना कहीं आपसे यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और कायरलिटी का फंडा याद करो कैसे हमने बताया था। यहां पर आपके पास एलीन, वाइफिनाइल और एक तरीके से साइक्लो एल्कीन बोल सकते हो, साइक्लो एल्काइलिडीन बोल सकते हो, वो सभी कंपाउंड दिए हैं। तो आपको पता है जब आपके पास यहां पर लगातार डबल बॉन्ड हो, जब आपके पास डबल बॉन्ड लगातार हो तो उनका एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, या तो लगातार डबल बॉन्ड हो या फिर आपके पास रिंग प्लस डबल बॉन्ड हो। तो इस वाले केस में आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर, क्योंकि यदि ऑड नंबर हो जाएंगी, वो दोनों जो टर्मिनल एटम है वो दोनों सेम प्लेन में आ जाएंगी, तो वहां पर एक स्लाइस कट मिल जाएगा, तो कोई भी कायरलिटी की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो ये ऑड है, ये भी आपके पास ऑड है, तो ये दोनों आंसर तो यहां से कट गए। यहां पर बात है बाइफिनाइल की, तो यहां पर ये और तो है बाइफिनाइल, लेकिन यहां पर NO2 और NO2 ग्रुप सेम है, COH ग्रुप सेम है, मतलब यहां पर भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो आंसर क्या बचा, फर्स्ट वाला बचा। अब फर्स्ट वाला कैसे आया, तो देखो यहां पर इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये डिफरेंट प्लेन में है पहली बात, और यहां पर H और CH3 और CH3 और H दोनों डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे ना ही यहाँ पर POS है, ना ही यहाँ पर COS है, और AOS वगैरह की तो बात ही नहीं करते, होता ही नहीं एक तरीके से। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल, और बाकी सब में स्पेशलाइज कट मिल जाएगा, स्पेशलाइज कट मिल जाएगा, और इसमें POS मिल जाएगा, किसी भी तरीके से एक POS आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आया? ये सारी बातें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है यार, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया। स्टोइकोमेट्री में खासकर सारी बातें बहुत अच्छे से मैंने बता रखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। अब अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन फिनाइल ग्लाइकोलिक एसिड। तो देखो ये सवाल आपसे तभी होगा जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, नहीं कर पाओगे। फिनाइल ग्लाइकोलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर COOH और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH। इसी को कहते हो फिनाइल ग्लाइकोलिक एसिड। इसको याद करने का तरीका, इस वाली ग्रुप की जगह CH3 लगा दो तो ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा, याद आया? तो ये होता है आपका फिनाइल ग्लाइकोलिक एसिड। अब मुझे बताओ इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक मतलब बोले तो कायरल सेंटर पूछ रहा है, तो बताइए यहाँ पर कितने कायरल सेंटर हैं? देखो भाई मेरे, कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर होता है जिस पर क्या होते हैं, जो चारों ही ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑल 4 ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट। तो यहाँ पर ये वाला अगर देखोगे ध्यान से तो ये आपका कायरल सेंटर है और कहीं है नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा 1। बाकी सब कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये वाला सवाल भी समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।